चलो भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो लास्ट छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी इसके बारे में कि इंटरेस्ट कैसे लगता है, कब लगाना है, किस पे लगाना है। लगे लास्ट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखाई थी छोटी सी एक, तो वो क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर देखने को मिल जाता है आपको कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा, वो सारी चीज़ें। अभी फाइनेंसिंग के बारे में बात करते हैं, फाइनेंसिंग में आता क्या है। तो देखो, एक तरफ हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी है। अब इस कंपनी में ना जितना भी पैसा कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। तो बाहर से कहीं से भी कोई भी अमाउंट आप लेके आ रहे हो, पैसा लेके आ रहे हो, तो वो सारा पोर्शन किसका है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। तो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम, पैसा बाहर से कहां कहां से आता है। पहला, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर होल्डर, जितने भी शेयर होल्डर्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स का पैसा बाहर से ही आया ना बिजनेस के अंदर, है ना। अब इसमें कौन कौन आता है मेरे पास, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इनका सबका पैसा जो है बिजनेस में देखा जाए तो किस नाम से रिकॉर्ड होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके आगे परसेंटेज अटैच रहेगी आपकी, ठीक है, कि किस परसेंटेज में लगा हुआ है। इसके अलावा और क्या आता है भाई, ये तो शेयर्स का पैसा हो गया जो बाहर से आया है। उसके अलावा किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट हो गया, प्लस इसमें शॉर्ट टर्म डेट भी इसी का पार्ट है। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म डेट में आता है कर्जा। अब कर्जा किसका, डिबेंचर्स के फॉर्म में, बिकॉज पब्लिक से अगर आपको पैसा लेना है, कर्जा लेना है, तो वो किस फॉर्म में लोगे आप, डिबेंचर्स के फॉर्म में। डिबेंचर्स भी क्या है, डॉक्यूमेंट ही तो है कि भैया मैंने किस बंदे से कितना पैसा लिया हुआ है कर्जे पे। वो सारी चीजें आपकी कहाँ देखने को मिलेंगी, यहाँ देखने को मिलती है डिबेंचर्स के फॉर्म में। तो जितना पैसा आपने लिया वो सब फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी से भी लोन लिया, अदर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, या फिर आप बैंक से पैसे ले लो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसा लगाते हैं, किसी भी कंपनी ने किसी भी फाइनेंशियल फर्म से आपने लोन ले रखा है, वो सारा पैसा किस में आने वाला है, इसी में आने वाला है, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट में किस में आते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब ये 12 महीने से छोटे लोन होते हैं जिसमें एक अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है विच इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपने बैंक से पैसा निकाल लिया ज्यादा तो आपका बैलेंस क्या होता है, वहां पे नेगेटिव चला जाता है ना, उस नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो भी लायबिलिटी ही है। तो ये सारी लायबिलिटी किसका पार्ट है आपके, ये सब फाइनेंसिंग का पार्ट है आपका। और ये सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद आप जब ये सब कुछ ले रहे हो बदले में, क्या लगता है लेते रहोगे, वापस नहीं करना पड़ेगा, अबे कुछ तो वापस करोगे। तो कंपनी की तरफ से जो पैसा वापस जाएगा, ठीक है, जो भी पैसा वापस निकलेगा, ठीक है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनफ्लो, ये पैसा आ रहा है। और ये क्या है, ये है आउटफ्लो। अब आउटफ्लो का मतलब क्या है, आपने अगर शेयर्स का पैसा लिया तो पैसा जब वापस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिडम्पशन। किस चीज का रिडम्पशन हो सकता है, रिडम्पशन केवल और केवल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो सकता है और डिबेंचर्स का हो सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का कभी भी रिडम्पशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक बन चुके हैं और कंपनी के मालिक का पैसा वापस नहीं होता। हाँ, वो अपना शेयर किसी और को बेच सकता है लेकिन पैसा वापस नहीं मिलेगा। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, जैसे मैंने अपनी कंपनी में कुछ कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, उसमें से एक कंपनी है टाटा पावर। इस कंपनी के शेयर मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं इस कंपनी में लगा लो, मैंने इस कंपनी में 20,000 रुपए के शेयर खरीद रखे हैं या 20,000 करोड़ के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी की जो भी नेटवर्थ है मैं उसमें से 20,000 करोड़ का मालिक मैं ही हूं। मतलब कंपनी की जो वैल्यू है उसमें इतना पैसा मेरा लगा हुआ है। अब ये पैसा जब तक मैंने लगा रखा है कंपनी से मैं वापस नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता, बिकॉज कंपनी का मालिक तो मैं ही हूं। कंपनी का मालिक अगर मैं हूं तो मैं अपना शेयर किसी दूसरे मालिक को बेच सकता हूं, लेकिन कंपनी मुझे पैसा वापस नहीं देगी। समझ में आया, तो एग्जैक्टली, लेकिन कंपनी से नहीं मिलेगा, दूसरा बंदा दे देगा। मालिक चेंज हो जाता है लेकिन कंपनी का शेयर है ना। जैसे देखो, कंपनी का शेयर कितना है, 100% है। कंपनी को लगता है कि यार एक काम करते हैं, मेरे को एक्सपेंड करना है, फ्यूचर में ग्रो करना है, तो एक काम करो, इसमें से ना कंपनी के 20% की नेटवर्थ को पकड़ो और इसे बेच दो फ्यूचर में। अब बेचने से क्या होगा, मैंने शेयर्स मार्केट में क्या कर दिए, इशू कर दिए। इशू करने से क्या हुआ, इस कंपनी की जो भी वैल्यू है, लेट्स सपोज 100 करोड़ की कंपनी थी, 20% के हिसाब से 20 करोड़ का माल कंपनी ने बेच दिया। दैट मींस
अब जो कंपनी का ओरिजिनल मालिक है उसके पास कितने कितने परसेंट की होल्डिंग है? 80%। और जो ये 20% है ये किसके पास है? ये पब्लिक में बहुत सारे लोगों के पास पड़ा हुआ है। रियल एग्जांपल, फिजिक्स वाला अभी शेयर होल्डर बना है, मार्केट में काफी सारा आईपीओ आया था, तो आईपीओ आने के बाद अब तक उस कंपनी का फाउंडर कौन था? एक ही बंदा था, अलग पांडे। उसी के पास कंपनी का 100% ओनरशिप थी। जैसे ही उसने शेयर मार्केट में कदम रखा, अपनी कंपनी को मार्केट में लेके आया, अब अकेला बंदा कंपनी का नहीं है वो, अब उसने मल्टीपल ऑनर क्रिएट कर दिए। मल्टीपल ऑनर क्रिएट करने के बाद अगर मान लो इस 20 करोड़ में मैंने भी 1 करोड़ डाल दिए और शेयर खरीद लिए इस कंपनी के, अब क्या मैं इस कंपनी का मालिक बन गया? बिल्कुल। 1 करोड़ के शेयर मेरे पास पड़े हैं, मतलब 100 करोड़ में से 1% की होल्डिंग मेरे पास पड़ी है। मैं भी इस कंपनी का मालिक हूं 1% के लिए। अब चाहूं तो मैं क्या ये शेयर बेच सकता हूं? अलग पांडे को बोलूंगा ले शेयर मेरे 1 करोड़ वापस करो और ये पैसे वापस ले ले, देगा वो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा मैं भाई मैंने तो शेयर ले लिया, खत्म। हाँ, वो खुद अपनी मर्जी से चाहे और मेरी मर्जी हो तो बात अलग है, उसे बोलते हैं बाय बैक। लेकिन ऐसे नहीं होगा वो। अब मैं अगर चाहूं किसी तीसरे पर्सन को बेच दूंगा, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैंने अपने फ्रेंड से बोला अरे यार मेरे को ना पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं पीडब्ल्यू कंपनी के, ये शेयर खरीद ले, और उसने खरीद लिए, तो क्या बिक गए? यहां सेल हो सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन नहीं बोल सकते इसे हम। ये सेल ऑफ सिक्योरिटी कंपनी के, एक कंपनी की बात नहीं है, ये अलग है। Done? तो केवल प्रेफरेंस शेयर्स का और डिबेंचर्स का ही रिडम्पशन हो सकता है, बाकी चीजों का रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। और हाँ बिल्कुल खरीद सकते हो, कंपनी निकालती है प्रेफरेंस शेयर्स तो वो खरीद सकते हो आप। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स एक अलग शेयर्स होते हैं आपके पास जो कंपनी अलग से निकालती है। ठीक है, एक तो इक्विटी होता है, एक प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस वालों को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा एक, इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है। इनके पास वोटिंग राइट है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। इनका परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, इनका परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। तो इनके पास वोटिंग राइट है। अच्छा एक और चीज होती है, ये कंपनी के रियल ऑनर होते हैं, ये नहीं होते। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। और इनको डिविडेंड मिलेगा, एरियर इनका डिविडेंड एक्यूमुलेट हो सकता है, इनका नहीं हो सकता। इनका डिविडेंड मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जुड़ेगा नहीं इनका डिविडेंड। ठीक है, इनको पहले डिविडेंड मिलेगा, इनको बाद में डिविडेंड मिलेगा। ऐसी रेगुलरिटी बहुत सारी चीजें होती हैं। इनका डिविडेंड फिक्स है, इनका फिक्स नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा और क्या मिलेगा आउटफ्लो में? और आउटफ्लो में मिलता है इन चीजों पे होने वाले खर्चे बदले में, क्या? इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड। तो ये सब किसका पार्ट हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। Done? तो कुछ चीजें फाइनेंस एक्टिविटी में दिखाया था मैं आपको। फाइनेंस एक्टिविटी एग्जैक्टली कितनी आइटम और कैसे प्रेजेंटेशन दिखाओगे आप इसके अंदर, क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करने वाले हो। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें, ज्यादा नहीं आई, ज्यादा आइटम आती नहीं है इसके अंदर तुम्हारे पास करने के लिए। पीडीएफ कहाँ चला गया? देखो ये आइटम मिलेंगे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर देखोगे तो कितनी आइटम्स रिकॉर्ड करनी है तुम्हारे को। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तुम्हारा ये एरिया है, तो ये पोर्शन है मेरा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होता है। इसमें क्या प्लस क्या माइनस वो एक बार चेक कर लो। देखो सबसे पहला क्या है? इशू ऑफ शेयर्स, पैसा मिल रहा है, चाहे मैं शेयर्स में इक्विटी इशू करूं चाहे मैं प्रेफरेंस इशू करूं, सारा प्लस होगा। फिर उसके बाद चाहे मैं डिबेंचर्स को इशू करूं, अगेन प्लस होगा, पैसा मिल रहा है बिकॉज लोन बैंक से ले लिया मैंने, तो हम क्या बोलते हैं? लोन टेकन बोलते हैं, फ्रॉम एसबीआई आईसीआईसी जो भी है, क्वेश्चन देगा निकाल के। आपने लोन लिया तो प्लस करेंगे। देन लोन का रीपेमेंट कर दिया, रीपेमेंट का मतलब होता है लोन वापस कर दिया मैंने, तो माइनस करेंगे बिकॉज पैसा आपने दे दिया, तो माइनस। डिविडेंड, अब जो ये आपने शेयर्स ले रखे, ये डिबेंचर्स ले रखे हैं, ये जो बैंक से लोन ले रखा है, इनके ऊपर क्या वापस करना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना आपको। तो इंटरेस्ट जब भी हम पे करेंगे तो वो भी किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है। इसलिए क्या लिखा है इसमें? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो आपने ले रखी है वो। और डिविडेंड पेड किया आपने किसके ऊपर? शेयर्स के ऊपर। तो ये शेयर्स आपने इशू कर रखे हैं मार्केट में, प्रेफरेंस और इक्विटी वाले, इन पे शेयर्स पैसा देना पड़ेगा ना वापस, तो डिविडेंड का पार्ट हो गया। कुछ कंपनी साल के दौरान 2 बार डिविडेंड भी दे देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट निकालो तो कभी कभी बैंक एक्स्ट्रा चार्ज भी करता है, तो वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारे इसमें आ जाता है। तो दीज आर दी आइटम जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पोर्शन है, नोट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं सारे, तो ये उसका ही मैंने कट निकाला हुआ है, उसी में से देख लेंगे। अभी चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा तो वो कैसा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल सा देखने को मिलता है, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं मिलता, आसान सा क्वेश्चन आएगा। और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग आसान ही है, ऑपरेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है बिकॉज यार वो समझ में नहीं आती, इतनी सारी चीजें होती हैं उसके अंदर करने के लिए। ठीक है,
गया भाई तुम्हारा CFS। देखो जी CFS के क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले एक बार, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे तुम्हारे, तो बड़े क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। चलो जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन। इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करोगे, तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट। अब इसी के बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में, तो ये हमारा एडिशनल पोर्शन हो गया। देखो भाई, अब ये मेरा हो गया क्वेश्चन। चलो जी, क्या करना है क्वेश्चन में, सबसे पहला पॉइंट क्या निकालने को बोला क्वेश्चन ने, कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम एक बार निकालते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम। क्या करोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फॉर्मेट बनाओ सिंपल सा। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम रुपीस का। मटेरियल कितने आने वाले हैं इसके अंदर, तो जितने आइटम ऊपर गिवन है नहीं वाले, 1 2 3 4 जितने गिवन है मल्टीप्लाई बाय 2 करो और लाइनें छोड़ दो, मतलब 8 लाइनों में आपका ये मेन आंसर बन जाएगा, बस खत्म। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स। अब देखो एडजस्टमेंट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, डेट। डेट किस चीज की, डेट आपकी किसकी, इशू की या फिर रिडम्पशन। इशू का मतलब होता है पैसा लेना, रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस करना। इसकी जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट की वजह से आपको ना इंटरेस्ट की या फिर डिविडेंड की कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। कैसे, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहला पॉइंट, इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड ऑन 31 मार्च 2025। हमारे क्वेश्चन में दो डाटा गिवन है, एक 25 का है और एक 24 का है। क्वेश्चन ने क्या बोला, इक्विटी शेयर्स को कब इशू किया गया, जरा इक्विटी शेयर्स पर नजर डालो, क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने का था, 4 लाख का, अब कितने का हो गया, 1 लाख और 5,25,000 का। तो बीच में कितना इंक्रीज किया, प्लस करेंगे उसे, यहां क्या लिखोगे आप, इंक्रीज इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना बढ़ रहा है ये, 1,25,000। और ये कब बढ़ा, ये बढ़ा एंड में, साल के एंड में। ठीक है, अच्छा इससे इसका रेलेवेंस क्या है आगे पता लगेगा अगले एडजस्टमेंट में। क्या लिखा आगे, इंट्रीम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड, कितना, 15%। अगर ये डायरेक्टली वैल्यू देता ना मेरे लिए, तो डायरेक्ट वैल्यू तो हम डायरेक्टली यहां माइनस कर देते हैं, क्योंकि डिविडेंड पेड कर रहा हूं ना मैं ये, तो इंट्रीम डिविडेंड पेड हम डायरेक्टली लिख लेते, जैसा पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अबे डायरेक्टली गिवन ना करके उसे परसेंटेज दे दी। अब मैं यहां फंस गया कि भैया ये परसेंटेज किस पे लगाऊं मैं, 15%। इक्विटी शेयर्स पे लगाना है ये तो पता है, लेकिन कौन सा, ये वाला या फिर ये वाला, 5 लाख या 4 लाख, इसके लिए ही डेट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर डेट गिवन है तो जो भी डेट गिवन है उसके अपोजिट वाली डेट पे लगा दो। डेट कौन सी है, 25 वाली, तो 25 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पे लगेगा इस वाले पे। रीजन क्या है इसका, रीजन देखो सिंपल सा है, स्टार्टिंग में कितने डिबेंचर्स थे, इशू इक्विटी शेयर्स कितने थे, 4 लाख, एंड में कितने हो गए, 5,25। अब क्वेश्चन में ये जो इंक्रीज आया है मेरा, ये वाला इंक्रीज, ये कब आया, स्टार्टिंग में या एंड में, एंड में आया। यहाँ पे पॉइंट ये आता है, क्या इस अमाउंट पे आप डिविडेंड दोगे, नहीं दोगे ना डिविडेंड, तो इस अमाउंट पे कोई डिविडेंड नहीं जाएगा, दैट मींस डिविडेंड किस पे जाएगा, इस अमाउंट पे जाएगा। तो सीधा सीधा 4 लाख के ऊपर आप क्या लगा दो, 15%, विच इज 60,000 रुपीज। हो गया हमारा काम, माइनस, ये इसलिए काम आता है डेट। अगला पॉइंट क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2025 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसमें डेट गिवन है, प्रेफरेंस शेयर चेक करो क्या लिखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने थे, 550 के, अब कितने हो गए, 4 लाख के। तो क्या हो रहा है इधर, पैसा वापस हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने के, 150। अच्छा इसमें 150 तो आएगा ही आएगा। अच्छा एक और चीज, इसमें जो पैसा आप वापस कर रहे हो ना 150, क्या ये पैसा पार पे वापस कर रहे हो आप, क्या ये पैसा वापस जो आपने किया वो पार पे वापस किया, पार का मतलब क्या होता है, जितना है उतना ही वापस किया है, नहीं आपने पैसा एक्स्ट्रा वापस किया है, कितना एक्स्ट्रा, 5%। दैट मीन्स आपने 105% दिया है।
ये समझ में आया 105% कहाँ से आया? या फिर आप एक काम करो, इसका 5% निकाल के ऐड कर दो, फिर लिख दो वैल्यू, या तो डायरेक्टली 105% निकाल दो, एक ही बात है। ये कितना आने वाला है? 157,500। ठीक है, ये आपने वापस किया है, माइनस कर देंगे। डन, ये कैलकुलेशन समझ में आई? ठीक है जी, चलो अब इसमें अगला पॉइंट क्या है? ये 12% डिवेंचर्स जिनका फेस वैल्यू कितना है? 1,00,000, इनको कब इशू किया गया है? 31 मार्च 2025 में। अब डिवेंचर्स पे नजर डालो, डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है? पहले 3,00,000 थे, अब कितने हो गए? बढ़ गए। तो क्या लिखोगे इधर आप? सिंपल, इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स, कितने रुपए के? 1,00,000 के। ठीक है, अब एक चीज देखो, सारी आइटम हो गई मेरी ऊपर वाली। अब मुझे हमेशा फाइनेंसिंग में एक चीज चेक करनी होती है आपको, परसेंटेज आइटम। पूरे क्वेश्चन में क्या कोई परसेंटेज आइटम है? कितनी आइटम है परसेंटेज वाली? 2 आइटम, एक प्रेफरेंस वाली है और एक ये वाली है। क्या इनका इंटरेस्ट या डिविडेंड मैंने पे किया? जैसे प्रेफरेंस वाला है, क्या प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया? प्रेफरेंस वालों को दिया है। इंटरिम डिविडेंड किस पे दिया था? ये वाला क्या लिखा था? ये रहा, इक्विटी शेयर्स पे दिया है। तो ये तो इक्विटी शेयर्स पे है। क्या प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया? नहीं। क्या देना चाहिए या देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज आपने इक्विटी वालों को दिया है, और इक्विटी वालों को तभी दे सकते हो जब आप प्रेफरेंस वालों को दोगे। दैट मींस इक्विटी वालों के लिए पैसा है, प्रेफरेंस वालों के लिए नहीं है। ऐसा होता है? नहीं। प्रेफरेंस वालों को दे सकते हो और इक्विटी वालों को छोड़ सकते हो, ये पॉसिबल है। क्योंकि हो सकता है सारा प्रॉफिट प्रेफरेंस वालों के लिए खत्म हो गया हो, इक्विटी वालों के लिए बचा ही ना हो। बट अगर आपने इक्विटी वालों को पैसा दिया है तो इसका मतलब उससे पहले आप प्रेफरेंस वालों को दे चुके हो। बट वैल्यू, बस वो वैल्यू गिवन नहीं है आपको, तो निकालनी पड़ेगी। और प्रेफरेंस वालों को निकालने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि निकालने का जो परसेंटेज है ना वो फिक्स है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब पॉइंट आता है, कितना परसेंट दोगे? 10% दोगे? ये परसेंटेज क्या है? ये डिविडेंड का ही है ना। ये कितना डिविडेंड देना पड़ेगा? तो इतना डिविडेंड किस पे लगाओगे अब आप? ये 10%। डेट क्या है आपके प्रेफरेंस शेयर्स के बढ़ने की? प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ रहे हैं ना, ये किस डेट पे बढ़ रहे हैं? डेट क्या लिखी थी है? देखो क्या लिखी है, 25 लिखी है ना। तो किस पे डिविडेंड दोगे आप? 24 वाले पे। दैट मीन्स 5,25 पे, 5,50 पे। तो ये अमाउंट कितना आएगा? 55,000। देन ये माइनस हो जाएगा। उसके अलावा और परसेंटेज क्या है? ये रहा 12%। क्या इसके इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन ने कहीं पे कुछ बताया? कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मैंने इसका इंटरेस्ट दे दिया? बट प्रेफरेंस शेयर्स, वो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है भाई, वरना वो पैसे तो पैसे कहाँ से देंगे? भरोसा बना के रखना पड़ेगा ना मार्केट में। तो 12% का क्या करना है आपको? डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट किस पे दोगे? ये जो बढ़त आई है, इशू आया, ये कब आया? डिबेंचर्स का मार्च 25 में आया। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 24 वाले पे लगेगा। 24 वाला कितना वैल्यू है? 3,00,000 रुपए की वैल्यू है। तो 3,00,000 रुपए के ऊपर 12% के हिसाब से वैल्यू कितनी होती है? 36,000 रुपए। बस हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। सबको टोटल कर लो, मैच कर लो, निकल गया आंसर। क्या? चलो जी, इसको बैलेंस करके आपका मेन आंसर आ जाएगा कैश फ्लो या फिर यूज्ड। मेरे हिसाब से कैश फ्लो ही आना चाहिए फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जस्ट चेक कितनी वैल्यू आ रही है अभी। कैसे हो रहा है भाई? 1,25,000 पॉजिटिव, 1,00,000 रुपये ये भी पॉजिटिव है, माइनस उसके बाद 60,000 नेगेटिव, 150
देखो भाई छोटा सा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखा रहा हूँ। एक बात बताओ, डू यू नो अबाउट द बोनस शेयर्स? ये क्या है, ये क्या भला है बोनस शेयर्स? ये क्या है? बोनस शेयर्स बोल सकते हो भैया फ्री शेयर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल्स दी हुई हैं। लाइक क्वेश्चन ने क्या बोला, ये कुछ ऐसा मटेरियल दिया हुआ है आपको कि 2024-25 और 2025-26 डिटेल्स दिए हुआ है ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें ये बोला हुआ है कि भाई कंपनी के पास ना इक्विटी शेयर्स के बारे में बात हो रही है। इक्विटी शेयर्स साल के स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 लाख के थे, ठीक है, और यहाँ पर कितने के हो गए? 6 लाख के हो गए। क्या दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर? कंपनी ने शेयर्स क्या किए हैं इसके अंदर? बढ़ गए शेयर्स। तो शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर्स में इशू दिखाई दे रहा है। अगर आप सॉल्यूशन यहाँ देखोगे तो क्या सॉल्यूशन दिखाई देगा आपको इधर? फाइनेंसिंग, अगर आपसे बोलूं कि मेरे लिए आप बनाओ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो अब क्या दिखाओगे? आप दिखा दोगे प्लस में। क्या दिखाओगे कि भाई इशू हुआ है किसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख। डन। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, यही है। लेकिन अगर मैं इसमें छोटी सी एडजस्टमेंट एंट्री ऐड कर दूं, ठीक है, इसमें छोटी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं, क्या? ये वाली कंपनी इश्यूड बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कंपनी ने क्या किया? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दिए हैं इन द रेशियो ऑफ 1:5। ठीक है, मतलब क्या हुआ? हर 5 शेयर पर 1 शेयर फ्री दिया गया है, ठीक है। तो इस वाले केस में मेरे बोनस शेयर्स कितने हो गए? बोनस शेयर्स कितने हो गए इसके अंदर? स्टार्टिंग में शेयर्स कितने थे? 5 लाख के। और अगर हर 5 पर 1 शेयर फ्री दिया जा रहा है तो कितने शेयर्स बोनस में आते हैं? 1 लाख, ठीक है। और यहां पर आपको कितना इंक्रीज दिखाई दे रहा है? 1 लाख। तो क्या ये आप बोल सकते हो कि यहां पैसा मिला? पैसा तो मिला ही नहीं मेरे को। तो अगर पैसा नहीं मिला तो यहां पर ये आपका आंसर अब ये गलत है, यहां पे ये नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भैया एक ही बात को फॉलो करता है, इसे एक ही बात समझ में आती है, कैश। क्या तुम्हारे को पैसा मिला? अगर पैसा मिला तो प्लस करो, अगर पैसा गया तो माइनस कर दो, बस खत्म। डन? क्लियर है? चलो एक छोटा सा चीज और। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक छोटा सा चेंज और करता हूं। मैंने इस बार क्या कर दिया, मैंने इस बार यहाँ पे आपको डिटेल में एक छोटा सा पॉइंट और दिया कि भैया इस बार जो कंपनी ने किया है ना, कंपनी ने बोनस शेयर तो दिए हैं लेकिन इस बार 1:5 नहीं किया, 1:10 किया है। अगर 1:10 किया है तो कितने शेयर्स बोनस में दिए होंगे? 1/10। तो कितने शेयर्स बोनस में दिए? 50,000 शेयर्स बोनस में गए। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1 लाख का। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ में आता है कि भैया 1 लाख का शेयर प्लस हुआ है, लेकिन इस 1 लाख के दो हिस्से हैं। इसमें 50,000 जो है ये कौन सा है? ये बोनस वाला है। तो बाकी 50 कौन सा है? ये ये एक्चुअली में इशूड इन कैश वाला है। अब अगर मेरे को यहां पे प्लस करना पड़े इशू ऑफ शेयर्स के नाम से तो कितना प्लस करोगे? केवल 50,000, ठीक है। Then, समझ में आया दोनों डिफरेंस क्या है? तो बोनस शेयर्स आपको इस तरीके से डील करना है, क्यों समझाया अभी देखते हैं इसके बाद। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे बुक में इसी के ऊपर एक गिवन क्वेश्चन है, कहाँ हो गया? मिल गया भाई, खड़े कर रहे हैं यही नहीं, काट दिया। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं रहा। चल को भाई साहब आ जाओ।
देखो जी, ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिंपल सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 35। इसने क्या बोला, बताओ भाई, नेट कैश फ्लो फाइनेंसिंग से कितना होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और यहाँ मेंशन करेंगे पर्टिकुलर्स एंड देन रुपीस। चलो आगे, क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, पहले कितना था 10 लाख, अब कितना हो गया 12 लाख, तो कितना बढ़ा 2 लाख। अब अगर इसमें देखा जाए तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इशू कितना हुआ है 2 लाख का। अगर ये नीचे के एडजस्टमेंट ना पढ़े कोई तो डायरेक्टली लिख देगा वो तो इशू, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला काम क्या है, एडजस्टमेंट्स पढ़ो। अगला पॉइंट क्या लिखा था, डिबेंचर्स में क्या हो रहा है, 12% डिबेंचर्स पहले थे 1 लाख के, अब कितने हो गए 2 लाख के, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये भी इशू दिखाई दे रहा है। ये कितने का है, 1 लाख का इशू दिखाई दे रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो चलो इसको तो नहीं कर सकते क्योंकि इसके पीछे रीजन मिलेगा आगे आपको। आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कहां जाएगा, पेड हुआ है ना, पेड हुआ है तो इसी में आएगा, और क्या लिखेंगे हम इसको माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स। कितना अमाउंट पे किया आपने इंटरेस्ट का, 19,000 रुपए नेगेटिव। उसके बाद क्या लिखा है, डिविडेंड, ये भी पेड है तो पेड इसी में आएगा, ये भी यही लिख देंगे हम लोग, डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे किया है मैंने 50,000 का नेगेटिव। फिर उसके बाद अब ये देखो, ये पॉइंट है बोनस वाला, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर जेल्को लिमिटेड कंपनी ने क्या किया है, बोनस शेयर्स दिए हैं, कितने 5:1 की रेशियो में, बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, अपने रिजर्व को कैपिटलाइज किया है बस, मतलब प्रॉफिट यूज नहीं किया उसने, अपने रिजर्व को कैपिटलाइज किया है। तो यहाँ पे कितने शेयर्स बोनस दिए हैं, 10 लाख शेयर्स थे, ठीक है, 5 शेयर के बदले में 1 शेयर दिया गया है बोनस में, तो कितने शेयर दिए गए बोनस वाले 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 लाख का डिफरेंस है ना इक्विटी वाले में, तो ये पूरा 2 लाख किस चीज का है, ये पूरा ही बोनस है। अगर ये पूरा बोनस है तो क्या ये फाइनेंसिंग में आएगा, नहीं आएगा, एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो क्या काम का है, ये काम का है, ये उठा लो बस, ये तो आएगा ही आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, सिंपली सा इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स, तो ये कितने का आएगा मेरा 1 लाख रुपए का, जो इशू किया तो प्लस ही करेंगे बस। अब ये करने के बाद आपका काम क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमेशा क्या चेक करना हो, सारा क्वेश्चन सारी आइटम चेक करने के बाद क्या चेक करोगे, परसेंटेज आइटम। क्या कोई परसेंटेज आइटम है, यस ये वाला, क्या इसका इंटरेस्ट हमने पे कर दिया ना, अगर मैंने कर दिया, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी, भले ही वो कितने भी है 19,000 है ना, कैसे आई कितनी आई, क्योंकि आपके हिसाब से कितना बनना चाहिए 12% किसका, इसका 12,000 बनता है, इसके ऊपर लगाओ 24,000 बनता है, लेकिन इसने कितना दिया 19,000 दिया है, कैसे आया मुझे कोई मतलब नहीं है, जितना दे रखा उठा के लिख दो, हो गया हमारा काम, उसको बैलेंस कर दो, यू विल गेट द मेन आंसर विच इज 31,000 रुपीज एंड दिस इज पॉजिटिव, हेंस इट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो दिस इज इट, ये हमारा मेन आंसर बन जाता है, ठीक है, इसे लिख लो, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37, इस वाले पोर्शन में मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनकी जरूरत कहां पड़ेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो मुझे इन दोनों को यूज करना है कहां पे, इन्वेस्टिंग में। और कैपिटल और बैंक लोन, इनकी जरूरत कहां पड़ेगी, ये मेरा जो मटेरियल है वो कहां का है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। देन तो इनको हम डायरेक्टली फाइनेंसिंग में देखेंगे, इसको देखेंगे इन्वेस्टिंग बनाते टाइम। पहले इन्वेस्टिंग देख लेते हैं, फाइनेंसिंग तो सामने सामने नजर आ रही है, सामने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। पहले इन्वेस्टिंग देखते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टिंग में आप गांठ बांध लो, आपको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, हमेशा बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट गिवन है मुझे, यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी, जिसका कॉस्ट कितने का है 10,000 का। अब ये एडजस्टमेंट बड़ी प्यारी सी है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको गिवन है, अगर वो समझ में आ गया, वे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गलती नहीं हो सकती आपकी। जब भी आपको ऐसा कोई पॉइंट मिले ना जहां पर मशीन बेची जा रही है, जिसकी कॉस्ट गिवन है आपको, अब देखो कॉस्ट अगर गिवन है ना, इसका सीक्वेंस है एक, कॉस्ट के बाद सबसे पहले माइनस क्या होता है, उसका डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितने की थी 10,000 की। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोला भाई, नुकसान हो गया,
जैसे आप ये माइनस करोगे यू विल गेट द बुक वैल्यू, कि भाई डेप माइनस करने के बाद वो कितने रुपए की बची ये देगा आपको। फिर उसके बाद आपको माइनस करना है इसमें से क्या, सेल वैल्यू, कितने में बेचा ये क्वेश्चन बताएगा। उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। अब इस क्वेश्चन ने क्या दिया, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2000, ये लॉस मुझे उसने पहले दे दिया मेरे को निकाल के, लॉस कितना हुआ मेरे को निकाल के, इसमें लॉस हुआ है 2000 का, ये क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया। अब बाकी बीच के आइटम मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक पॉइंट है जो क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर 6000। तो मैक्सिमम बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, इस वाले डेप्रिसिएशन को मान लेते हैं कि ये डेप्रिसिएशन है यहाँ पे यूज होगा, जो कि गलत है। रीजन समझाता हूं क्यों, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन कौन सा वाला है, ये जो मशीन आप बेच रहे हो, क्या जितनी मशीन अवेलेबल थी सारी बेच दी आपने, सारी मशीन कितनी की तुम्हारे पास, 40,000 की मशीन थी आपके पास, इस साल कितनी रह गई, 50 रह गई, 10 की बेच दी, दिखाई दे रहा है 10 की बेच दी आपने। तो क्या ये जो डेप्रिसिएशन 6000 का है, ये 40,000 मशीन, 40,000 की जो मशीन है आपके उन सबका मिलाकर डेप गिवन है, या इस एक मशीन का डेप गिवन है 10,000 वाली का, ये कैसे पता लगेगा, इसको लैंग्वेज पढ़ के क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है एक साल का डेप है ये, और एक साल का डेप किस पे लगेगा, एक मशीन पे लगेगा या सब पे लगेगा, सब पे लगेगा। दैट मींस ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन एक मशीन का नहीं है, ये टोटल मशीन्स का है, कंप्लीट डेप्रिसिएशन। अब मैं इतना जोर इस पे क्यों दिया, मैं अभी समझाता हूं। अभी आपको इसका अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना ही पड़ेगा मुझे इसका, तो चलो अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर, सीधा सीधा वर्किंग नोट्स के अंदर। अब अकाउंट कौन कौन सा बनेगा इसके अंदर, दो अकाउंट बनेंगे इसके अंदर, मशीनरी अकाउंट भी बनेगा इसके अंदर, और एक अकाउंट आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेरा बनेगा, ठीक है। तो बनाओ अकाउंट मेरे पास दोनों के अलग अलग। तो पहले अकाउंट बनेगा मेरा मशीनरी का, फिर उसके बाद बनेगा एक्यूमुलेटेड का, और वो भी इसी के नीचे बनेगा, ठीक है। ये दोनों अकाउंट हमेशा एक साथ बनेंगे और आगे पीछे बनेंगे, ठीक है जी। ये अकाउंट एक और बन गया मेरा इसके अंदर, ये भी निकाल लो। तो सबसे पहले रुपीस रुपीस पर्टिकुलर पर्टिकुलर रुपीस रुपीस पर्टिकुलर पर्टिकुलर, सबसे पहला काम क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेस लिख लो दोनों के और क्लोजिंग बैलेंस लिख लो। तो पहले यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका ओपनिंग बैलेंस और इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से आएगा, ठीक है। और इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर, और बैलेंस कैरेट डाउन इधर आ जाएगा, ठीक है। ये लिख लो, निकाल लो, कॉपी कर लो, कहाँ मिलेंगे, ये रहे। मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है 40, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 50, ये आ गया मेरा 40, और ये आ गया मेरा कितना 50, ठीक है। चलो इसके बाद अगला पॉइंट क्या है मेरा, एक्यूमुलेटेड का, ये कितना है 10 ओपनिंग है, और क्लोजिंग कितना है 12। भैया ये मेरे को दे रखा है 10,000 का, और ये कितना दे रखा है 12,000 का, डन। अच्छा अब इसमें ना जो भी मटेरियल गिवन था सब रिकॉर्ड कर दो। तो मुझे क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने मुझे बोला था लॉस हुआ है मशीन बेच के, तो मशीन का जो लॉस होगा यहाँ रिकॉर्ड होगा, पहले भी यही रिकॉर्ड कर देते। तो पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे लॉस, कितने का लॉस हुआ था मेरा 2000 का। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में एक और वैल्यू गिवन है विच इज कि कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगा टोटल वाला, ये वाला टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, और ये क्या है टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज है, ये चार्ज मतलब आपने लगाया है एक्स्ट्रा। तो जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो किस अकाउंट में लगाओगे आप, डैप इसमें लगेगा या इसमें लगेगा, डैप लगेगा नीचे वाला अकाउंट, और वो डैप जब लगेगा तो वैल्यू बढ़ेगी मेरी एक्यूमुलेटेड की, तो वो डेप्रिसिएशन यहां रिकॉर्ड होगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ये क्या है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 6000, मुझे इसके अलावा और कुछ गिवन ही नहीं है। अब आप इसे बैलेंस कर लो, जब आप इसे बैलेंस करोगे ना तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 16,000, ये भी कितनी आ रही है 16,000, इसमें से ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है 4,000 की, और ये वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है जो उस मशीन पे लगेगा जो मैंने बेची है, क्योंकि जब वो मशीन बेचते हैं ना तो उस मशीन का डेप हमें खत्म करना पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन जब खत्म होगा तो कहाँ जाएगी वैल्यू, डेबिट साइड पे जाएगी, और यही डेप्रिसिएशन में ऊपर कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिकॉज इस डेप्रिसिएशन को वहां लेके जाओगे जहां मशीन बेची जा रही है। तो ये कितना आया मेरा ये वाला 4,000 का, दे दिए इसमें 4,000 रुपए। अब अगर डेप्रिसिएशन में देखो 10,000 की वैल्यू थी,
4,000 का डेप्ट लग चुका है जो मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया, तो कितने की बची मशीन? 6,000 की। अब 6,000 की मशीन पे अगर आपको 2,000 का लॉस लेना है तो कितने की बेची होगी? सिंपल है, 4,000 की। मिल गई सेल वैल्यू भी। अब सेल वैल्यू भी रिकॉर्ड कर लो। सेल वैल्यू कहाँ आती है? वो भी इधर ही आएगी ना 4,000 की। ये भी कितनी हो गई मेरी? 4,000 की सेल वैल्यू। ये रिकॉर्ड कर दें किस नाम से? बाय अकाउंट। ये हो गई सेल वैल्यू। बस अब इसे बैलेंस कर दो दोनों अकाउंट। ये तो हो गया नीचे वाला, इसको बैलेंस कर दो। तो ये कितना आ रहा है? 60,000। ये भी कितना आना चाहिए? 60। डिफरेंस कितना बच रहा है इधर? 20,000 का। एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज द परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है मेरा? परचेज। अब मेरे लिए काम का क्या है इसमें से, इस पूरे अकाउंट में से? बताओ भाई, इस पूरे पार्ट में मेरे लिए काम का क्या है? एक सेल और एक परचेज और एक क्या भाई, यही बना लेते हैं। देखो जी, अब इसमें क्या बनाने वाले हैं हम लोग? पहला, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो कितना आएगा? क्या क्या आएगा इसमें? परचेज और सेल ही आएगी बस। यहाँ पे डाल दो सीधा सीधा परचेज ऑफ मशीनरी। कितने की परचेज की है? 20,000 की। और सेल कितने की करी है? सेल भी इसी में आएगा। तो मशीनरी सेल कितने की हुई है? 4,000 की। तो फाइनल आंसर इसका कितना हो गया? 16,000 का नेगेटिव। इसे क्या बोलेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद मुझे क्या बनाना है? फाइनेंसिंग बनाना है। तो फाइनेंसिंग का मटेरियल कहाँ पे पड़ा है? क्वेश्चन में। तो क्या क्या था फाइनेंसिंग में? देख लो एक बार क्या दिखा रहा है। क्या है बोला इसने कैपिटल के बारे में? कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 5,000 की। क्या बोलोगे? इशू ऑफ कैपिटल। क्या लिखेंगे? इशू ऑफ कैपिटल या फिर प्रोसीड्स फ्रॉम कैपिटल, कुछ भी लिख लो आप जो आपको ठीक लगे। 5,000 बढ़ रहे हैं, प्लस होगा। उसके अलावा बैंक से जो लोन लिया था, पहले था 10, अब कितना हो गया? 0। कहाँ गया? वापस कर दिया। तो क्या लिखोगे ऐसे आप? रीपेमेंट ऑफ लोन। पैसा वापस करने को क्या बोलते हैं? रीपेमेंट। क्या लिखेंगे? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कितना वापस किया लोन मैंने? 10,000 नेगेटिव। और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास क्वेश्चन में, तो बस बैलेंस कर दो। आंसर कितना आ रहा है? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दैट्स इट। ठीक है, खत्म। लो जी, ये भी निकाल लो।